त्रिवेणी संगम और पुण्य भूमि तीर्थराज प्रयाग, जहां धार्मिक, राजनीतिक और साहित्यिक गतिविधियां अपनी ही तरह से मुखरित होती रही हैं। यहाँ की इमारतों, गली कूचों, सड़कों के साथ जुड़ी है स्वतंत्रता आंदोलन की अगुवाई की कहानियां। अनगिनत कर्मवीरों, तपस्वियों ने यहाँ जन्म लेकर सर्वत्र दीप ज्योति प्रज्वलित की है। इसी पुण्य भूमि में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने भी जन्म लिया और समूचे राष्ट्र में शैक्षिक, सांस्कृतिक परंपराओं को एक दिशा प्रदान की। प्रयाग की इस पुरानी बस्ती अहियापुर स्थित भारती भवन के कूंचा सामलदास के इस छोटे से मकान में पंडित ब्रजनाथ और श्रीमती मूना देवी की 5वीं संतति के रूप में 25 दिसंबर सन 1861 को एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम मदन मोहन रखा गया। घर की प्रारंभिक शिक्षा के बाद मदन मोहन को श्री हरदेव गुरुजी के श्रीमदक्षर पाठशाला में, जिसे आज श्री धर्म ज्ञानोपदेश पाठशाला कहते हैं, भर्ती करा दिया गया। धर्म ज्ञानोपदेश पाठशाला जो है, ये हरदेव गुरु ने स्थापित किया था। वो ऐसे महान थे, त्यागी आदमी, कि वो सिर्फ शाम को 2 पूरी और दही खाते थे, और जो कोई आदमी आता रहता था उसके पीछे वो टकटकी लगा करके उन्होंने ओम हरि ओम हरि ओम हरि कहा। उसने अगर सुन लिया और दिला दिया तो ठीक है, नहीं तो घर लौट के चले आए पाठशाला में। हरदेव गुरु, वो हरदेव गुरु थे, उन्होंने स्थापित किया धर्म ज्ञान परिषद। हमारी सबसे पहले मुलाकात उनकी वही थी, मालवीय जी की। वैसे तो हमने देखा है, मगर सबसे पहले उनका भाषण या कोई चीज़ हमें सुनने का सौभाग्य हमको अपने दादा साहब लाला सावलदास जी के साथ भैया। और हम वहाँ गए, उनके घर के पास गए। उनके घर के पास जो बड़ा हॉल है, उसमें उनकी कथा हो रही थी। उन्होंने शायद हमें समझ में आता है ये रामायण, तुलसीकृत रामायण का कुछ भाषण पढ़ा, और वो इतना सुंदर था, इतना प्रभावित भैया कि मैं आपसे नहीं कह सकता। वो उनकी वाणी में मधुरता और धीरता, और जो थे सबके आंखों में आंसू भर रहे थे जिस बात की उन्होंने रामायण पढ़ी। मैट्रिक परीक्षा पास करने के उपरांत उनका विवाह कुंदन देवी के साथ हो गया। उसी समय उनका प्रवेश म्योर सेंट्रल कॉलेज में हो गया और सन 1881 में उन्होंने
एफए की परीक्षा पास की और सन 1884 में उन्होंने बीए की परीक्षा पास कर ली। निर्धन परिवार में जन्म लेने के कारण वो आगे की शिक्षा नहीं ग्रहण कर सके और अपनी माताजी के कहने पर सन 1885 में उन्होंने 40 रुपए मासिक पर गवर्नमेंट स्कूल में अध्यापन कार्य आरंभ कर दिया। अठारह की द्वितीय कांग्रेस में मालवीय जी कलकत्ते गए हुए थे। वहाँ उनकी डॉक्टर रामपाल सिंह जी से मुलाकात हुई, राजा रामपाल सिंह जी से, और राजा रामपाल सिंह के आग्रह पर उन्होंने काला काकर में जाके हिंदुस्तान पत्र का संपादन करना स्वीकार किया। किंतु उन्होंने एक शर्त राजा रामपाल सिंह जी के सम्मुख रखी थी। वो ये शर्त थी कि क्योंकि राजा महाराजा लोग वैभव में रहते थे, उनकी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती थीं जो मालवीय जी के हिसाब से उनके अपने व्यक्तिगत मत के अनुसार सर्वथा उचित नहीं थी। उसमें सबसे अधिक उनको विरोध था कि यदि कोई मद्यपान किए हो तो उस समय उसे हर किसी से नहीं मिलना चाहिए। अतः वहाँ की पत्रकारिता स्वीकार करने की शर्त में उन्होंने ये बात रखी थी कि मैं संपादकत्व तभी करूँगा जब कभी भी किसी भी दिन आप मद्यपान किए हों, उस समय मुझे अपने पास न बुलाएं। राजा रामपाल सिंह जी ने उनकी ये शर्त सहर्ष स्वीकार कर ली थी और महामना ने जाकर के काला काकर में हिंदुस्तान का संपादकत्व प्रारंभ किया। उसके बाद खूब अच्छा पत्र चला, अच्छा उनका आपस में सामंजस्य था, पत्र की अच्छी शोहरत भी हुई। किंतु इत्तेफाक से एक दिन कुछ वर्षों के बाद में राजा रामपाल सिंह जी ने जब महामना को बुलाया अपने पास, उस समय संभवतः वो मद्यपान कर चुके थे। अपनी शर्त के अनुसार महामना जी ने उनके पास दूसरे दिन अपना त्यागपत्र भेज के यह आग्रह किया कि क्योंकि शर्त का उल्लंघन हो गया जिस शर्त पर वो आए थे, इसलिए उन्हें इस पद से मुक्त किया जाए। उस हालत में राजा रामपाल सिंह जी ने अपनी एक दूसरी शर्त महामना जी के सामने रखी और उन्होंने ये कहा कि यदि आपके ऐसा व्यक्ति वकालत करे तो संभवतः देश के और भी विशिष्ट जो क्षेत्र हैं उनमें उनका योगदान अधिक हो पाएगा। उस समय तक महामना जी ने वकालत पढ़ी नहीं थी, किंतु राजा रामपाल सिंह के आग्रह पर, उनकी इस शर्त पर कि वो तभी ही उन्हें मुक्त करेंगे जब वह वकालत करने की स्वीकृति दे देंगे, महामना जी ने वकालत पढ़ी और वकालत पढ़ने के बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालत शुरू की। उनके एक मित्र लाला ब्रजमोहन लाल जी भल्ला के पास साहित्य और दर्शन की पुस्तकों का अच्छा संग्रह था। उन्हीं के सहयोग से मालवीय जी ने 15 दिसंबर सन 1889 को एक सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की, जो बाद में भारती भवन पुस्तकालय के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इलाहाबाद में मालवीय जी का एक स्थान भारती भवन है, जहाँ भारती भवन पुस्तकालय की स्थापना महाराणा मालवीय जी ने कराई। भल्ला परिवार ने मालवीय जी को की प्रेरणा से अपना सब कुछ उसमें दान दिया, स्थान दिया, बिल्डिंग बनवाया। तो मालवीय जी की प्रेरणा थी और मालवीय जी ने भारती भवन पुस्तकालय को बनाया और उनका लक्ष्य था कि उस समय अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, कैसे हिंदी को बढ़ाया जाए, कैसे लोगों में पढ़ने की भावना उत्पन्न की जाए। और भारती भवन पुस्तकालय इलाहाबाद का केंद्र बना। जैसे उधर स्वराज भवन था, वैसे भारती भवन इधर था, जहाँ लाला लाजपत राय आते थे। और हमारे पुस्तकालय में, भारती भवन पुस्तकालय में स्वयं श्रीमती कमला नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और तमाम लोग आते थे और क्रांतिकारियों का अड्डा बन गया था। स्वाधीनता की लड़ाई में एक स्थान हो गया था। उसी बहाने अंग्रेज़ों के समय था, छापा पड़ता था, मगर वो काम चला और भारती भवन पुस्तकालय मालवीय जी की देन, उनकी प्रेरणा से बनी। सन 1891 में उन्होंने कलकत्ते से एलएलबी की परीक्षा पास की और सन 1893 में उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वकालत आरंभ कर दी। वकालत शुरू करने के बाद में महामना जी का नाम
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कुछ ही वर्षों में ऊपर के 4 वकीलों में लिया जाने लगा। पंडित सुंदरलाल जी, पंडित मोतीलाल नेहरू जी, जैन चौधरी साहब, इन 3 लोगों के बाद उनका दर्जा इलाहाबाद के सबसे अच्छे वकीलों में शुमार हो गया था। ऐसी हालत में उनको लोग ताज्जुब किया करते थे कि आखिर आप ऐसी अच्छी अंग्रेज़ी कैसे बोलते हैं, या बाकी भी जिस तरह से वो केस की तैयारी करते थे उस केस में इतने दत्तचित्त होकर के आप कैसे केस की तैयारी करते हैं। उनका उद्देश्य हमेशा यह रहता था कि जो काम किया जाए वो बहुत ही अच्छी तरह से किया जाए, और केस करने के पहले वो स्वतः इस चीज़ को हमेशा अपने मन में देखा करते थे, अपने मन में विश्वास करते थे कि जिस किसी का पक्ष वह प्रस्तुत कर रहे हैं वह पक्ष सही है अथवा नहीं है। पंडित मदन मोहन मालवीय में 3 गुण विशेष रूप से विद्यमान थे: मुकदमे की पक्की तैयारी, प्रभावशाली वाणी और मुकदमे को ऐसे ढंग से रखने की कला कि सुनने वाला तत्काल बात मान ले। मालवीय जी ने अपनी एक तीव्र आकांक्षा के कारण वकालत छोड़ दी थी। किंतु जब चौरी चौरा के केस में 100 करीब 150 व्यक्ति लोगों को फांसी की सज़ा हुई, तो उस समय कांग्रेस को ये तय करना पड़ा कि हाई कोर्ट में इस केस की बहस कौन करेगा। लोगों ने पंडित मोतीलाल नेहरू जी से प्रार्थना की कि वो इस केस को करें हाई कोर्ट में, किंतु पंडित मोतीलाल जी ने कहा कि यदि इस केस को कोई सबसे अच्छी तरह कर सकता है तो महामना मालवीय कर सकते हैं। कांग्रेस के विशेष आग्रह पर महामना मालवीय जी ने कई वर्षों बाद, 10-12 वर्षों बाद फिर से हाई कोर्ट में जाना स्वीकार किया, और उस केस की अपील में उन्होंने जो बहस की, तो इतिहास में लोग कहते हैं ऐसा कभी पहले नहीं हुआ। उनकी बहस ख़त्म हो जाने के बाद में सर ग्रिनवुड मेयर्स जो चीफ जस्टिस थे, वो बेंच में थे, उन्होंने उठ को दौरान आर्गुमेंट 3 बार उन्होंने उठ के बाऊ किया था, झुक करके महामना जी को उन्होंने सम्मान प्रकट किया था, और उसके अंत में उन्होंने ये कहा था कि इस केस का क्या नतीजा होगा ये तो अभी हम नहीं कह सकते हैं, हम इसका निर्णय अपने पास सुरक्षित रखते हैं, किंतु हम इतना अवश्य कह सकते हैं कि जिन लोगों का केस महामना ने बहस किया है, महामना से अच्छा इस केस को कोई बहस नहीं कर सकता था, और इन मुवक्किलों के जो भावी पीढ़ी वाले हैं वो महामना मालवीय के हमेशा ऋणी रहेंगे। सन 1901 में पंडित मदन मोहन मालवीय को इलाहाबाद नगर पालिका का वाइस चेयरमैन चुना गया, और इस पद पर वे 3 वर्ष तक बने रहे। ये म्योर सेंट्रल कॉलेज उस जमाने में पाश्चात्य शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना जाता था। सन 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना से म्योर सेंट्रल कॉलेज की महत्ता बढ़ गई, और यहाँ विद्यार्थियों की संख्या बढ़ने लगी। ऐसे में मालवीय जी ने एक छात्रावास बनाने के लिए घूम घूम कर धन एकत्र किया, और सन 1901 में मैकडॉनल्ड हिंदू छात्रावास की स्थापना की, और आज ये मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी कॉलेज के नाम से प्रसिद्ध है। सन 1903 में ही उन्हें उत्तर प्रदेश विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया, और सन 1920 तक वो सदस्य बने रहे। सन 1907 में उन्होंने दैनिक समाचार पत्र अभ्युदय का संपादन किया, और 24 अक्टूबर सन 1909 को उनके ही प्रयासों से अंग्रेजी समाचार पत्र द लीडर का जन्म हुआ। इस समाचार पत्र में कई उतार चढ़ाव आए। महामना मालवीय जी के प्रयासों से ये सतत संभलता निकलता रहा। सन 1910 में काशी नागरी प्रचारणी सभा में एक सभा हुई हिंदी के प्रेमियों को, और उन लोगों ने तय किया हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए एक संस्था की स्थापना हो। तो सन 1910 में
हिंदी साहित्य सम्मेलन की प्रथम स्थापना काशी में हुई और उसके वो सभापति थे। प्रथम काशी हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति थे और उसके पश्चात जो है हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रयाग के अधिवेशन में भी वो बराबर स्थायी समिति में आते थे, बैठते थे, रुचि लेते थे, सभापतित्व करते थे स्थायी समिति के बैठकों में। इलाहाबाद से उनका इतना घनिष्ठ संबंध था, भाई इलाहाबाद म्यूनिसिपल बोर्ड के वो चेयरमैन थे, इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाले लीडर प्रेस के जन्मदाता थे, लीडर अखबार के वो जन्मदाता थे, स्वयं पत्रकार थे, काला काकर से प्रकाशित होने वाले हिंदुस्तान अखबार के वो संपादक थे। तो उनका कई रूप है, वकील का रूप है, साहित्यकार का रूप है। और आपको जान के आश्चर्य होगा, मकरंद नाम से वो हिंदी में कविता भी लिखा करते थे। घट घट व्यापक राम जपरे, मत कर बैर झूठ मत भाखै, मत पर धन हर मत मद चाखै, जीव मत मार जुआ मत खेलै, मत पर तिय लख यही तेरो तपरे, घट घट व्यापक राम जपरे। अपने पिताजी के कहने पर उन्होंने वकालत छोड़ी। इकतीस दिसंबर 1905 को उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की योजना प्रस्तुत की और 1 जनवरी सन 1906 को गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में काशी में ही हिंदू विश्वविद्यालय स्थापना की औपचारिक घोषणा हुई और फरवरी सन 1916 को वसंत पंचमी के दिन विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक बड़े सेनानी थे। उनका ये विश्वास था कि भारत की स्वतंत्रता तभी सक्षम होगी जब भारत में कम से कम एक ऐसा विश्वविद्यालय होगा जिसके विद्यार्थी विश्व के विद्यार्थियों के बराबर रहेंगे सब तरह से। उनका ये भी सपना था कि भारतीय संस्कृति और भारतीय ज्ञान भंडार को अक्षुण्ण रखा जाए और एक ऐसे संस्थान विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए जिसमें भारतीय संस्कृति और विज्ञान टेक्नोलॉजी का समवेश हो, सामंजस्य हो और हम एक ऐसी शिक्षा दे सकें जिससे हमारे विद्यार्थी विश्व के विद्यार्थियों के बराबर रहे, समतुल्य हों और अपनी संस्कृति को न भूलें, न अपने पुराने ज्ञान भंडार को भुला दें। उनकी ये कल्पना थी कि ये वाराणसी जैसे पवित्र नगरी में ही हो, क्योंकि वाराणसी का इतिहास रहा है सदियों का, जिसमें ज्ञान, विज्ञान और संस्कृति का भंडार रहा है। उस समय भारत में जितने विश्वविद्यालय थे उन सब में परीक्षाओं की प्रधानता थी, वो एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज़ थे। उनका विश्वास था कि हमारा विश्वविद्यालय पुराने गुरुकुल के सिद्धांत पर, जहाँ आचार्य और शिक्षार्थी विद्यार्थी एक साथ रहते थे और जहाँ सामंजस्य था पठन और पाठन का, वैसी एक संस्था बनाई जाए, वैसा एक कैंपस हो जहाँ गुरु और शिष्य एक साथ रहें। आकर्षक व्यक्तित्व, मधुर वाणी, सिर पर श्वेत पगड़ी, माथे पर चंदन का टीका, श्वेत लंबा अंगरखा और श्वेत दुपट्टा धारण करने वाले महामना मालवीय जी की अपनी पहचान बन चुकी थी। उनका भाषण और ओजपूर्ण वाणी सुनने के लिए चाहे कलकत्ता में हो अथवा मद्रास में या फिर पंजाब में, सभी जगह भीड़ उमड़ पड़ती थी। इस घर को देखकर हम कहते हैं कि इसका रचने वाला कोई चतुर पुरुष था, जिसने रहने वालों के सुख के लिए जो जो प्रबंध आवश्यक था उसको विचार कर घर रचा। हमने रचने वाले को देखा भी नहीं,
तो भी हमको निश्चय होता है कि घर का रचने वाला कोई था। जलियांवाला कांड के बाद महामना मालवीय जी ने गांधी जी और पंडित मोतीलाल नेहरू के साथ पंजाब की यात्रा की और वहां की जनता को शांति दिलाई। सन 1930 में लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि पर बंबई में महामना मालवीय जी ने सरदार पटेल के साथ मिलकर जुलूस निकाला। उन्हें गिरफ्तार किया गया। दिल्ली कांग्रेस समिति के समय भी उन्हें गिरफ्तार किया गया और नैनी सेंट्रल जेल इलाहाबाद में कैद कर दिया गया। नैनी सेंट्रल जेल में पंडित जवाहरलाल नेहरू और आर.सी. पंडित पहले से ही सजा भुगत रहे थे। वहीं मालवीय जी ने जर्मन भाषा का अध्ययन किया। देश हित में महामना मालवीय जी ने तत्कालीन वायसराय इरविन को गोलमेज सम्मेलन बुलाने के लिए सहमत कर लिया और 70 वर्ष की वृद्धावस्था में 29 अगस्त सन 1931 को वो गांधी जी के साथ लंदन पहुंचे। वहां उन्होंने ऐतिहासिक भाषण दिया। जब गांधी जी ने हरिजन आंदोलन चलाया तो महामना मालवीय जी ने भी पंडितों की सभा करके मंत्र दीक्षा का आयोजन किया और हरिजनों को हिंदू समाज में स्थान दिलाया। सन 1935 में उन्होंने लाहौर में मुसलमानों की सभा की और उर्दू में प्रभावशाली भाषण दिया। उन्होंने कहा कि अपने धर्म में मुझे बड़ी आस्था है, किंतु जब मैं किसी गिरजाघर अथवा मस्जिद के सामने से निकलता हूं तो मेरा सिर स्वयं ही श्रद्धा के साथ झुक जाता है। महामना यानी जिनका संकल्प सदा महान और लोक कल्याण की भावना से पूर्ण रहा हो, ऐसे मालवीय जी भारतीय राजनीति के अगुवा थे। उन्होंने सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में वृद्ध, बीमार और जर्जर होने के बावजूद ब्रिटिश हुकूमत का खुलकर विरोध किया। भारती भवन पुस्तकालय, हिंदू छात्रावास, सेवा समिति, मिंटो पार्क और काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी लगातार बीमार रहने के कारण जर्जर हो चुके थे। 12 नवंबर सन 1946 को 85 वर्ष की आयु में काशी में चरित्र बल, निर्लोभ, आत्मविश्वास, निर्भीकता, धैर्य, सहिष्णुता, निस्वार्थ सेवा, नम्रता, दानशीलता और क्षमाशीलता का पाठ पढ़ाने वाला भारत का ये सूर्य अस्त हो गया, किंतु अपने अनुपम व्यक्तित्व की अमिट छाप छोड़ गया। न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तिनाशनम।